तो स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो स्ट्रेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हम। एक तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा हो गया हमारा टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री। जैसे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो दीज टू आर नॉर्मल टू ईच अदर, दे आर नॉर्मल। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि जो एरिया की बात कर रहे हैं हम, जिस एरिया पे स्ट्रेस एक्ट कर रही है उससे स्ट्रेस कैसी होगी? स्ट्रेस होगी नॉर्मल, उससे परपेंडिकुलर। तो इस एरिया पर जो स्ट्रेस परपेंडिकुलर होगी उसे स्ट्रेस को कहेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगी? टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगी इस एरिया के ऊपर स्ट्रेस टेंजेंट के फॉर्म में हो जाएगी। टेंजेंट मतलब इसके पैरेलल, इस एरिया के पैरेलल। तो या तो इस डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है। नॉर्मल तो बस परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर या तो कंप्रेशन होगी या टेंसाइल होगी। तो नॉर्मल को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी हो जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस। सो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी हो जाएगी बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसी होगी? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन या टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन। इसको शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। सो टेंजेंशियल हो जाएगी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। चलो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस समझते हैं, बहुत इजी है। जैसे हमारे पास ये बार था, एक प्रिज्मेटिक बार है, इसके ऊपर हमने या तो टेंशन लगा दिया या इसके ऊपर कंप्रेशन लगा दिया। तो इस टेंशन या कंप्रेशन की वजह से हुआ क्या? इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस आ गई। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से आप हर एक पॉइंट पे, हर किसी भी मॉलिक्यूल पे आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो सेम स्ट्रेस आएगी। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आती किसकी वजह से है? आएगी किसकी वजह से? एक्सियल फोर्स की वजह से। इट विल कम ड्यू टू एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स क्या होगी? जो कि इसकी एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। और ये जो स्ट्रेस होगी, मान लो हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो जाएगा एक्सियल फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी बेंडिंग की वजह से। इट इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वजह से कैसे? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली इस तरह का मोमेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट देखेंगे अगले चैप्टर में, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेंड करना मतलब इसको बेंड करना, मोड़ना। तो इस मटेरियल को अगर हमने बेंड किया तो इसकी वजह से भी इंटरनल स्ट्रेसेस आ रही होती हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस हो जाएंगी बेंडिंग स्ट्रेसेस, और ये भी नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सेक्शन होती हैं। तो जब ये इस तरह से बेंड हो रहा है तो आप देखोगे कि ऊपर वाले फाइबर थोड़ी सी लेंथ में छोटे होते जा रहे हैं जब ये ऐसे बेंड हो रहा है, और नीचे वाले फाइबर पे खिंचाव आ रहा है, ये लॉन्ग हो रहे हैं। देखो आप अभी बेंड वाली पोजीशन में देखो, आप बताओ ऊपर वाले फाइबर की लेंथ, ऊपर वाला जो फाइबर है इसकी लेंथ और नीचे वाले फाइबर की लेंथ दोनों देखना। ऊपर वाले फाइबर की लेंथ कम हो गई है और नीचे वाले फाइबर की लेंथ इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो ऊपर क्या आ रहा है? लेंथ कम क्यों हो रही है? कंप्रेशन आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे वाली की लेंथ बढ़ क्यों गई है? यहाँ पर टेंसाइल आ रहा है। तो कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों एक साथ आ रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन आ रहे होते हैं क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर ही। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इससे परपेंडिकुलर ही है। तो बेंडिंग मोमेंट इनटू वाई, वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूर याद कर लेना, अभी स्ट्रेस क्या होता है? जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सियल फोर्स कैसी हो गई? जैसे हमारे पास ये बार था ना, इस बार के ऊपर अगर हमने सीधे सीधे अलोंग द एक्सिस फोर्स लगा दी, ठीक है, तो ये फोर्स हो गई P। ये वाली जो बेंडिंग है ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट की वजह से, इस तरह से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट M अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो F इक्वल टू MY/I। अब आते हैं हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस पे। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ये किस वजह से आएगी? इट विल बी ड्यू टू शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होती है? शियर फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट हो रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैंने फेविकॉल से यहाँ चिपका दिया, अब यहाँ पर अगर मैंने फोर्स लगाई तो क्या ये सरकेगा? नहीं सरकेगा। ये जो फोर्स अप्लाई की गई है ये इसके पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है, ये वाले सेक्शन से पैरेलल है। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स होगी शियर फोर्स, इसको टेढ़ा करने की कोशिश करेगी, इसका जो शेप है शेप चेंज करने की कोशिश करेगी। तो ये वाली जो फोर्स होती है ये होती है शियर फोर्स। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है, ऊपर से फोर्स लगा दी यहाँ पर, मान लो F फोर्स, और यहाँ पर नीचे से F फोर्स लगा दी, तो दोनों ही सरफेस के पैरेलल लग रही हैं। तो ये क्या करेगा? इसको इस तरह से डिस्टॉर्ट कर देगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये इस तरह से इसको टेढ़ा कर देगा। तो ये हो जाएगी शियर फोर्स की वजह से। ना शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी, दिस विल बी टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना एरिया शियर में आ रहा है वो वाला एरिया हमको डिवाइड करना पड़ेगा।
नाउ टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस, टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस हो जाएगी टॉर्जनल मोमेंट की वजह से। और टॉर्जनल मोमेंट क्या होता है? टॉर्जनल मोमेंट होता है जब टॉर्क अप्लाई होता है। टॉर्क कुछ इस तरह की फोर्स होती है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है ना, एक्सेस से इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, ये लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉर्क। ये कहाँ पर आता है? जनरली ये शाफ्ट में आता है ना, इंजन की जो शाफ्ट होती है। ज़्यादा आसान एग्जांपल दें तो मिक्सर की जो ब्लेड होगी ना, मिक्सर की ब्लेड और नीचे जो घुमा रहा होगा, मोटर लगी होगी। सो मोटर यहाँ पर है जो इसको घुमा रही है, और मिक्सर की ब्लेड इस पर टच है, तो ये इसको ऐसे में घुमा रहा है, तो इसके ऊपर आ रहा होगा टॉर्जन। तो ये टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस ये आ जाएगी ड्यू टू टॉर्क। और यहाँ पर जो टॉर्जनल शीयर स्ट्रेस आ जाएगी, ये हो जाएगी TR/IP। अभी इस फॉर्मूले का लोड लेने की जरूरत नहीं है, इस वाले फॉर्मूले का लोड लेने की जरूरत नहीं है।